नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में यूनिट ऑफ एसएसडब्ल्यू एजुकेशन। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले जो हमारी सीरीज चल रही है राजनीतिक तंत्र की एमसीक्यू के, वो यहाँ पे कंटिन्यू होगी। पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे हो रहा है 1995 से लेकर 2019 तक के, और इन प्रश्नों में आए हुए सवालों को यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है। ये है यूपीएससी सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, सीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए सवालों को यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय इतिहास का हम पूर्णतः अवलोकन कर चुके हैं, जो पिछले 25 वर्षों में आए हुए प्रश्न है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स तक पहुंचा जा सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई, उस लिंक की सहायता से भी आप उन लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं। अब तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के, और इस लेक्चर का ये लेक्चर जो है इस सीरीज का पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, या मुख्य कार्य है? सन 2000 में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। क्या है मुख्य कार्य, ये हमको बताना है 4 ऑप्शन में से। केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, या फिर संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के नियमों का विनिधान करना। तो यहाँ पे वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना नहीं है, राष्ट्रीय वार्षिक बजट तैयार करना नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना, हाँ ये है, और संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना, ये नहीं है। ठीक है, तो जो सही वाला कौन सा है? सी, आंसर है इसका सी। ठीक है, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसको दिया गया है राष्ट्रपति को, और इसमें राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, ऐसा तो है। ये जो कथन यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई वो तो सही है। सन 2000 में सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सी कंडीशन में। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या फिर बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्यों की सहमति से। ठीक है, तो इसमें जो संसद है वो इसी पर पूरा डिपेंड है कि क्या क्या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां है उसको कौन से भाग में या फिर कितने भागों में लागू करना है, या संपूर्ण भारत में लागू करना है। तो बिना किसी राज्य की सहमति से ये ऐसा कर सकती है। ठीक है, आंसर इसका डी। संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को भारत के किसी भाग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है। सन 2000 में सवाल पूछा जा चुका है। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, वो है मध्य प्रदेश, आंसर है इसका डी। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 5 सीटें आरक्षित है। बिहार, उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं, तथा गुजरात में 4 सीटें यहाँ पे आरक्षित है। ठीक है, आंसर है इसका डी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। विचार करना है इसमें, और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो पहले इसके बाद इसकी मांग क्या है ये पूछ लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है? इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है इनका? और अग्रता क्रम यानी सबसे पहले कौन आएंगे, फिर उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे। ठीक है, यानी इनकी जो पोजीशन है उसके अनुसार यहाँ पे बताना। ठीक है, पोजीशन के अनुसार यहाँ पे इनका क्रम जमाना है हमको। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो इनका क्रम हमको बताना है कि किस प्रकार ये रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहूंगा इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति है सबसे पहले। उसके बाद है हमारे उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, फिर आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स,
फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। इस प्रकार ये हमारी जो जो हायरार्की है, ठीक है, पोजीशन की, वो इस प्रकार चलती है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनको हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हायरार्की में आ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहले क्रम, ठीक है, ये क्रम आ जाएगा इनका पहला, ठीक है, चौथे नंबर का क्रम आएगा पहले नंबर पे। अब देखते हैं हम आगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन यानी केंद्रीय मंत्री, ठीक है, संघीय मंत्री बोल सकते हैं, संघीय मंत्री सदस्य, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य। तो यहाँ पे है, फिर आ जाएगा कौन सा, तीसरे नंबर का। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है ये आ जाएगा दूसरा नंबर, मतलब जो दूसरा क्रम है वो उसका क्रम इस प्रकार आ जाएगा। और इसके बाद है कैबिनेट सेक्रेटरी यानी मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है, ऐसा ये इस प्रकार ये क्रम बनेगा, ठीक है, 4 3 2 1। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा जो कूट है इसमें सही संतुष्ट इस प्रश्न को कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 4 2 1, 4 3 1 2, 4 3 2 1 या फिर 3 4 1 और 2। तो यहाँ पे हमने जो क्रम लगाए हैं 4 3 2 1, तो ये वाला ऑप्शन हमको मिल रहा है सी में, ठीक है, आंसर इसका सी। सन 2000 में सवाल पूछा जा चुका है। पदों का जो अग्रता क्रम है वो आप यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप इसको गूगल कीजिए और ये आप याद रखिए, क्योंकि इससे सवाल और भी बन सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे पूछा गया है। हो सकता है कि आगे इन जो बचे हुए उनमें से प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो ये आपको ये हायरार्की पता होनी चाहिए। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता, सन 2001 में सवाल पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, क्या इसके द्वारा नहीं किया जाता है? नहीं, ये किया जाता है, ठीक है, ये भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ये किया जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, क्या ऐसा करते हैं? हाँ, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये कथन इनके संबंध में सही होगा, लेकिन प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, क्या ये इनका काम है? हाँ, ये इनका काम है, ठीक है, ऐसा इनका काम होता है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। यहाँ पूछा गया कि इनके द्वारा पालन नहीं किया जाता, यानी जो गलत वाला है वो हमको बताना है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो ये चौथा वाला जो है कथन वो यहाँ पे जो भारत की नियंत्रक एवं महालेखापाल परीक्षक है उनके द्वारा पालन नहीं किया जाता, तो पालन नहीं किया जाता मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर इसका डी। और ये प्रावधान अनुच्छेद 149 में उल्लेखित है, ठीक है, आंसर इसका डी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? सन 2001 में सवाल पूछा जा चुका है, किस रीति से? तो यहाँ पे संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। यहाँ पे भारतीय संसद किस रीति से एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो वो है संसदीय समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से, आंसर इसका ए। संसद की सामान्य बैठकों के अतिरिक्त संसद के कार्यों का जिम्मा संसदीय समितियों पर होता है। संसदीय समितियों का गठन सभा का सभापति या अध्यक्ष करता है और संसदीय समितियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति, ठीक है, ये आंसर इसका ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? किस पर नियंत्रण नहीं होता, ये हमको बताना। सन 2001 में सवाल पूछा जा चुका है। नागरिकों की शिकायतों पर
आर्थिक मामले, विधि, निर्माण या फिर कार्मिक मामले, किन पर नियंत्रण नहीं होता है? राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर। तो ये है नागरिकों की शिकायतों पर। ठीक है, नागरिकों की शिकायतों पर राज्य सरकार का स्थानीय बॉडी पर नियंत्रण नहीं होता है। आंसर है इसका ए। राज्य सरकार का नागरिकों की शिकायतों के मामले में स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। अगला सवाल है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2001 में सवाल पूछा जा चुका है राजनीतिक दलों के संबंध में। ठीक है, और जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि इस प्रकार के यदि प्रश्न आए तो पहले इसकी मांग पता कर लीजिए। इसकी मांग के अनुसार हम जो कथन है उसको हम पढ़ेंगे। इनमें से कौन से कथन सही है? तो हमको सही वाले चूज करना है। ठीक है, एक फिल्टर लग गया हमारे माइंड में कि हमको कौन सा चूज करना है, सही वाले चूज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सही कौन कौन सा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। क्या ये सही है राजनीतिक दलों संबंध में? हाँ, ये सही है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे सही है। अगला हम देखते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। क्या ऐसा सही है? हाँ, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। क्या सही है? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, कि वहाँ का ये जो वहाँ का ये राज्य दल है, मतलब राज्य द्वारा वहाँ पे उसको दर्जा प्राप्त है। तो 4 से अधिक राज्यों में है तो ये राष्ट्रीय स्तर का दल बन जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल बन जाता है। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। अगला है, वर्ष 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 40 राज्य स्तरीय दल थे। 1999 की बात हो रही है, सवाल 2001 में पूछा गया था। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे ये प्रश्न था। ठीक है, तो वर्ष 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 40 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ही कथन यहाँ पे सही है। तो चारों कथन हम देख लेते हैं किसमें सही आ रहे हैं। 1, 2 और 4 ये नहीं हो सकता। 1 और 3 ये भी नहीं हो सकता। 2 और 4 नहीं हो सकता। हमको चारों आने चाहिए यहाँ पे। 1, 2, 3 और 4। तो ये वाला जो कूट है वो यहाँ पे सही बैठ रहा है, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, सभी कथन यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। कैसा है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति नहीं, ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, सीधे योजना आयोग किसको रिपोर्ट करता था, मतलब अभी यहाँ 2002 में जब पूछा गया था तो उसका संदर्भ में यहाँ पे है, लेकिन ये चेंज हो चुका है। योजना आयोग किसमें बदल गया? नीति आयोग में। ठीक है, तो उस समय की बात हो रही है। योजना आयोग किसको करता था रिपोर्ट? ये करता था प्रधानमंत्री को। तो ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब दोनों सदन न चल रहा हो, राज्यसभा और लोकसभा यदि वर्किंग में नहीं है, ठीक है, तब भी राष्ट्रपति दोनों सदन के मतलब दोनों सदन जब ना चल रहे हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों सदन वर्किंग में ना हो तब भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ठीक है, अभी हमारे जो महामारी आई थी कोविड-19, उस समय बहुत सारे अध्यादेश जारी किए गए। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से अध्यादेश जारी किए गए। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके माइंड में ये जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी आ जाए। अगला सवाल है, सॉरी सवाल नहीं, ऑप्शन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यूनतम आयु वर्ग 40 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु वर्ग 40 है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा भी सही नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका सही जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है यहाँ पे है बी, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आंसर है इसका बी। इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के बारे में। तो यह एक कार्यकारी निकाय है, यह ना ही संवैधानिक और ना ही सांविधिक निकाय है। ठीक है, ना ही संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है, मतलब करती थी पहले ही।
सॉरी ये करती है अभी, मुझे लगा ये योजना आयोग की बात हो रही है, जबकि हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, बी इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हमने यहाँ पे जाना। और थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति दोनों सदनों के शताब्दी न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ये इसका प्रावधान है अनुच्छेद 123 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अन्य जानकारी हमने यहाँ पे देखे। अगला सवाल हम देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में हमको बताना, सन 2002 में सवाल पूछा जा चुका है। इनमें से कौन से कथन सही है ये हमको बताने। ठीक है, ये फिल्टर लग गया, फिल्टर हमारे माइंड में, तो हम यहाँ पे सही वाले कथन यहाँ पे चूज करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये कथन यहाँ पे गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है। ठीक है, ये कथन यहाँ पर सही। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। क्या ऐसा है? जब पद से हटाएंगे तो क्या ये जो कथन के अंतर्गत जो दी गई बातें हैं वो लागू होगी? हाँ, ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा कथन भी यहाँ पे सत्य है। चौथा है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे चुनाव आयुक्त का कार्यकाल के बारे में हम बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 वर्ष नहीं है, ये है 6 वर्ष है। ठीक है, ये 6 वर्ष है और ये 62 वर्ष की आयु नहीं है, 65 वर्ष की आयु। ठीक है, तो ये कथन वैसे भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो हमने देखे 2 और 3 है। तो 2 और 3 वाले जो कूट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 4 और 2 और 4। यहाँ पे 2 और 3 वाला ऑप्शन है ऑप्शन बी में। क्या आंसर है इसका? बी। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार तथा वेतन समान है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक, इसमें से जो भी पहले हो अपने पद पर रहता है। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे 10 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आएंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कैसे लगे ये आपको, ये 10 प्रश्न आपको समझ में आए या फिर नहीं आए। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।